हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिलेक्शन सीरीज फॉर द बीएमसी। लास्ट ईयर मैंने महाट्रांसको के लिए सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की थी, सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांसको। तो बहुत अच्छा फीडबैक मिला था मुझे बहुत सारे बच्चों से, और बहुत सारे लोगों ने यहाँ से मतलब बेनिफिट भी लिया और अच्छे से पेपर भी दिया है ना। और उसी दौरान हमारे पास महा डिस्कॉम का भी नोटिस मतलब रिक्रूटमेंट हुआ, मतलब सॉरी एग्जाम हुई थी। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सिलेक्शन सीरीज से आए थे, ठीक है ना। तो अच्छा फीडबैक मिला था मुझे इस सिलेक्शन सीरीज से, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम बेसिकली एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे बीएमसी के लिए। ओके, तो ये उसका डे नंबर 1 सॉरी डे नंबर 2 रहेगा। कल मैंने डे नंबर 1 दिया था, जो कि उसमें मेरे से गलती हुई थी कि मैंने सिलेबस देखा नहीं था, तो जो उसमें मैंने ट्रांसफार्मर पढ़ाया था, ठीक है ना, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है बीएमसी के, बट कोई बात नहीं। भले आपके बीएमसी के सिलेबस में वो टॉपिक आए ना आए, बट आपके आपका मतलब जितने भी एग्जाम रहे, चाहे डिस्कॉम रहे, सॉरी जनको रहे, ट्रांसको रहे, डिस्कॉम रहे, या फिर कोई भी इंडिया की कोई भी एई की एग्जाम रहे, वहां से उस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जस्ट हमने लर्न कर लिया ऐसा समझ लो, भले ही सिलेबस में नहीं है बट कोई बात नहीं। तो आज से हम डेडिकेटेडली हम बीएमसी के लिए सेशन देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मेरा वे होता है कि मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जब भी पढ़ाना है मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, सो दैट आपको ये पता रहे कि आपको पढ़ा कौन रहा है ना। सो माई सेल्फ बाबूराव गौंडे एंड आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। मैंने गेट प्राइस क्रैक की हुई है 18, 19 एंड 20 इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। साथ ही साथ मेरा इन 4 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको, असिस्टेंट इंजीनियर इन महाजन को, जूनियर इंजीनियर इन महाजन को एंड जूनियर इंजीनियर इन महाडिस्कॉम। उसके साथ साथ ही मुझे 5 साल से भी ज़्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है इन बोथ offline as well as online field, and I am a gold as well as a silver educator in one of the e-tech company of the Bangalore। और मैं मेरे एजुकेशन के बारे में बता दूं तो मेरा डिप्लोमा एंड बीटेक हुआ है वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली से, एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट इंजीनियर इन महाट्रांसको इन एचवीडीसी सेक्शन। तो ये रहा मेरा एकदम शॉर्ट इंट्रोडक्शन। एंड जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, सो दैट जितने भी मैं सेशन लेता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक बना रहे। अगर आप हमारा व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में अटैच करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये रहा इन जनरल आपका मतलब मेरा इंट्रोडक्शन, राइट। तो आज हम बेटा देखेंगे बीएमसी के लिए जो जेई एंड एससी के से एससी से एसोसिएटेड जितने भी पोस्ट आए हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल का जो भी सिलेबस है उससे रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूँ आज, टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम से ही मिलते जुलते क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि मैंने कल प्रीवियस ईयर पेपर देखा, आपका प्रीवियस ईयर नहीं बोलूंगा, प्रीवियस एग्जाम का पेपर देखा, तो उसमें ना क्वेश्चन मुझे ऐसे दिखाई दिए कि क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट पूछ नहीं रहा है आपका बीएमसी, तो बहुत सिंगल लाइनर क्वेश्चन, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसी तरीके के क्वेश्चन मैंने आज लिए। तो आप ये ना सोचना कि सर क्वेश्चन बहुत आसान डिस्कस कर रहे हो, है ना। तो हमें एग्जाम सॉरी जो आपकी एग्जाम है ना, उसकी डिमांड देखना पड़ता है कि हम कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका थोड़ा सा वे अलग हो सकता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कुछ अलग हो जाएगा, एई जेई के लिए कुछ अलग हो जाएगा, और सपोज जैसे कि आपके पास बीएमसी है तो हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें एग्जाम निकालनी है ना। हम कितना जानते हैं ये मैटर नहीं करता है, हम एग्जामिनर क्या चाहता है उस एग्जाम के लिए, ये देख के हमारा सिलेक्शन होता है। तो इसलिए याद रखना कि अगर मैं क्वेश्चन आसान भी ले रहा हूँ तो वो एग्जाम से एसोसिएटेड ही रहेंगे या फिर एग्जाम से रिलेटेड ही रहेंगे। तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा आसान है, बट कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपके बीएमसी में मिलेंगे। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम बेसिकली आज देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन है, और सभी ने ट्राई करना है कि इसका आंसर देना है आपको, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन का बस आंसर नहीं दूंगा बेटा, आपको समझाऊंगा भी इसके साथ साथ, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल्स ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, है ना। सिंबल आपको आइडेंटिफाई करने हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के। देन आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4, इसमें से आंसर देना है आपको। तो पहला जो सिंबल दिया गया है आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा, ये क्या है सर, ये तो बाय मतलब ये ट्रांजिस्टर है सर, ये ट्रांजिस्टर है ना, ये ट्रांजिस्टर है। और ये भी बेटा क्या है आपके पास, ये भी सर ट्रांजिस्टर ही है। और ये अगर आप देखोगे तो ये डायोड है, एंड ये अगर आप देख पा रहे हो तो बेटा ये आपके पास ट्रायोड है ना। अगर आपने ट्रायोड का सिंबल देखा होगा तो ये ट्रायोड है, गॉट इट। अब देखो, हम ये तो बोल सकते हैं कि सर डी वाला जो है वो ट्रायोड है, सी वाला जो है वो डायोड है ना। तो डी में हम ट्रायोड ढूंढेंगे, तो देखो सर इन दोनों में हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायोड। सी वाला सर हमारे पास डायोड, तो देखो सी में हर जगह पर डायोड दिखाई दे रहा है, तो ये या तो इसका सी या तो बी हो सकता है। अब इसमें खास बात यह है कि देखो हमारे पास 2 तरीके के ट्रांजिस्टर दिए गए हैं, एक यहाँ पर इस प्रकार का और यहाँ पर इस प्रकार का। तो इसको पहचानना है कि विच वन इज दिस वन, मतलब ये पीएनपी है कि एनपीएन है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ,
इसके लिए बेटा मैं आपके पास एक ट्रिक देता हूँ, आप जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं कि आप एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे पहचान सकते हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता दूं, आप ना पी एन पी अगर सपोज ये ढूंढना चाहते हो, पी एन पी ये अगर आप ढूंढना चाहते हो ये ट्रांजिस्टर, तो याद रखना है लास्ट वाले लेटर पर ध्यान देना, पी एंड पी। तो देखो ये पी में आप ना पी को इस तरीके से निकाल सकते हो, प्लीज रिमेंबर, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो जब भी हम पी निकालेंगे तो हम इन जनरल ऐसे लिखते हैं ना, तो ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो ये एरो लगा दो बस। तो इसका मतलब जिसमें एरो इनसाइड होता है वो हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा। इसके जस्ट अपोजिट एनपीएन की बात कर लेता हूं मैं, एनपीएन। तो देखो बेटा एन में लास्ट वर्ड ये टर्मिनल बाहर जा रहा है, मतलब जिसमें एरो आउटसाइड जा रहा है, आउटसाइड जा रहा है आउटसाइड जा रहा है वो एनपीएन, जिसमें एरो इनसाइड जाएगा वो हो जाएगा पीएनपी। तो हमें यही ढूंढना है ना। तो देखो यहाँ पर एरो इनसाइड जा रहा है, मतलब ये पी एन और पी है ना। ये कौन सा है, एरो इनसाइड जा रहा है सर, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये पी एन पी है सर, है ना, पी एन पी ट्रांजिस्टर। और इसमें देखो एरो आउटसाइड जा रहा है, ये देखो ना एरो आउटसाइड द सिंबल, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास एन पी एन, है ना, एन पी एन। तो आपको थोड़ा सा ट्रिक बता दूं, तो इसलिए एन के यहाँ पर मैं ऐसा एरो निकाल रहा हूँ। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। एंड प्लीज रिमेंबर ऑलवेज ये एरो हेड वाला टर्मिनल बेटा इमीटर होता है। कभी समटाइम्स आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये इसके टर्मिनल ही पहचानो। तो कौन कौन से टर्मिनल होते हैं आपके पास ट्रांजिस्टर के लिए, तो एरो वाला टर्मिनल ऑलवेज इमीटर, है ना। ये जो वर्टिकल लाइन होती है उससे एसोसिएटेड जो टर्मिनल होगा वो बेस ही होगा, है ना, बेस होगा। एंड जो बाकी वाला एक टर्मिनल होता है बेटा वो होता है कलेक्टर, है ना। तो ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल भी समटाइम्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पेपर बेटा पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है बीएमसी, आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला ट्रांजिस्टर एनपीएन, दूसरा ट्रांजिस्टर, पहला ट्रांजिस्टर पीएनपी, दूसरा ट्रांजिस्टर एनपीएन। ये हो गया भाई साहब हमारे पास डायोड, और ये हो गया सर हमारे पास ट्रायोड, है ना, ट्रायोड। कौन हो गया, ट्रायोड। जस्ट सिंबल है, तो आप क्या बोलोगे सर, एनपीएनपी, पीएनपी, एनपीएन डायोड एंड ट्रायोड, पीएनपी एनपीएन ट्रायोड एंड डायोड। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। और याद रखना बेटा इसमें आप ट्रायोड में भी ये दो चार टर्मिनल याद रखना, ये फिलामेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये कैथोड है, ये प्लेट है, ये ग्रिड है ना। प्लेट आपके पास एनोड को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये थोड़े बहुत टर्मिनल भी आपको पहचानने आने चाहिए। इसमें भी ये क्या होता है, ये एनोड होगा, है ना, ये एनोड होगा, और ये कैथोड टर्मिनल होगा। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो फिलहाल तो इसका आंसर डी है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने क्या बोला है कि देखो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सिक्वेंशियल जो सर्क्यूट होता है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं या फिर क्या क्या होता है। तो सिक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशन, ये दो तरीके के सर्क्यूट है ना। तो सिक्वेंशियल सर्क्यूट अगर आप देखोगे तो सिक्वेंशियल सर्क्यूट यहाँ पर रहेगा, है ना, ये सिक्वेंशियल क्या रहेगा सर, सर्क्यूट। तो सिक्वेंशियल सर्क्यूट में अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा, ये सर्क्यूट मैंने बेटा कहाँ पर पढ़ा है मैं आपको बता दूं। ये सभी चीज़ें मेरी ना महाट्रांसको के लिए जो सिलेक्शन सीरीज है उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप जाकर देख लेना, सिक्वेंशियल सर्क्यूट मैंने वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं हम, बेसिकली जो भी सिक्वेंशियल सर्क्यूट होता है वह यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, उसका फीडबैक लेकर उसका फीडबैक लेकर हम मेमोरी एलिमेंट में देते हैं, है ना, मेमोरी एलिमेंट में देते हैं। और ये मेमोरी एलिमेंट क्या करेगा, इनपुट में उसको मिक्स आउट करेगा, है ना। तो यहाँ पर इनपुट रहेगा, यहाँ पर आउटपुट होगा, ठीक है ना। और ये क्या रहेगा, फीडबैक होगा, ठीक है ना, ये फीडबैक होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सर सिक्वेंशियल सर्क्यूट में मेमोरी एलिमेंट भी होता है और मेमोरी एलिमेंट प्रोवाइडेड बाय फीडबैक भी होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट वन। हमारे पास मेमोरी एलिमेंट भी है, देखो मेमोरी एलिमेंट भी है, और फीडबैक से हम उसको से मतलब कनेक्ट करते हैं, उसको एक फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर इसमें मेमोरी एलिमेंट भी है और मेमोरी को फीडबैक भी देते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, बोथ ए एंड बी। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट में बेटा फीडबैक एंड मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। इसका डिफरेंस मैंने सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांसको के डिजिटल के सेशन में डिस्कस किया हुआ है, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा है वहां से देख लो बच्चा, ठीक है ना। यस।
अब ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर का क्या फंक्शन होता है। तो आपने भी देखा होगा जहां पर भी लो पावर फैक्टर होता है, लो पावर फैक्टर होता है बेटा, तो वहां पर हम लोड साइड पर या फिर हम बोलेंगे लोड साइड के ऊपर, लोड के जगह पर हम क्या कर लेते हैं सर, शंट में कैपेसिटर या फिर कंडेंसर लगा देते हैं, है ना। कैपेसिटर, कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर, कैपेसिटर और सिंक्रोनस कंडेंसर, है ना, कंडेंसर्स हम लगा देते हैं सो दैट हमारे पास सिस्टम का क्या हो जाए, पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाए, है ना। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन ये मत सोचना कि सर बहुत आसान ले रहे हो बेटा, हर ये क्वेश्चन आपकी सिलेबस के हिसाब से मैंने डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। आप सिलेबस देख लेना, ये टॉपिक आपके सिलेबस में है कि पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, है ना। तो क्वेश्चन उसी से एसोसिएटेड है कि सिंक्रोनस कंडेंसर हम क्यों लगा देते हैं, तो इससे पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है। और ये हम शंट में लगाते हैं सर, है ना, शंट में लगाते हैं, कैपेसिटर ही लगाया जाता है। सिंक्रोनस कंडेंसर ही क्या होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि सिंक्रोनस कंडेंसर ही हमारे पास ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर होती है रनिंग अंडर नो लोड कंडीशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग अंडर, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हर एक पॉइंट है ना, रनिंग अंडर नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन। सो आप बोल सकते हो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए। बाकी ये सभी ऑप्शन इसके रॉन्ग है। स्पीड रेगुलेशन के लिए भी नहीं यूज करते हम सिंक्रोनस कंडेंसर, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए भी नहीं, और हार्मोनिक्स रिडक्शन के लिए तो हम फिल्टर्स यूज कर लेते हैं, है ना। तो इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्कचूट्स आर यूज्ड इन, ये हम कौन से सर्किट ब्रेकर में यूज कर लेते हैं। इसके दो नाम है, याद रखना, आर्कचूट्स के दो नाम है, कि आर्क डिवाइडर भी और आर्क स्प्लिटर भी, ये दो नाम है बेटा, है ना। तो ये हम बेसिकली यूज कर लेते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। कहाँ पर यूज कर लेते हैं, सर्किट ब्रेकर बहुत सारे दिए गए, ऑयल सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर एंड ऑल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो ये आर्क्यूट या फिर हम बोल सकते हैं कि आर्क डिवाइडर या फिर आर्क स्प्लिटर। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये बेसिकली ये चीज है ना। तो ये जो दिखाई दे रहा है, तो दिस इज नथिंग बट आर्क्यूट या फिर आर्क डिवाइडर या फिर आर्क स्प्लिटर। ये क्या करता है, ये बेटा आपके पास देखो, आपको भी पता है कि आर्क एक्सटिंग्विश की जाती है सर्किट ब्रेकर में, है ना। तो आर्क तभी एक्सटिंग्विश की जाएंगी जब हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। जैसे कि आर का रेजिस्टेंस अगर मैं बोलूँ, तो नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, रो यल बाय ए, है ना, रो यल बाय ए। तो अगर मुझे, आप यहाँ से देखोगे तो रेजिस्टेंस देखो सीधा सीधा लेंथ पर प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहता हूँ तो मुझे लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। अब लेंथ बढ़ानी पड़ेगी मतलब क्या, देखो अगर ये सब चीज़ें ना होती, 2 मिनट के लिए सोचो कि ये सब चीज़ें सपोज यहाँ पर ना होती, एक सेकेंड में, लेट मी यूज द वाइट कलर। ऐसा समझ लो कि ये जो है ना, ये चीज़ रहती ही ना, तो आपके पास जो आर्क होती, ये जो हमारे पास आर्क स्प्लिटर है ना, यहाँ पर होते ही ना। तो मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, ये सपोज यहाँ पर है ही नहीं, तो आपके पास जो यहाँ से आर्क निकलती ना, देखो ये आर्क की लेंथ कितनी बढ़ जाती, सर ये कम हो जाती है ना, इतनी रहती, इतनी रहती। बट अब आपके पास क्या हुआ कि जब ये स्प्लिटर थे, तो देखो ये लेंथ इतने, इतनी, 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 ये स्प्लिट किया ना आपने, तो लेंथ आपके पास बेसिकली बढ़ी, किसकी, आर्क की। आर की क्या हुई बेटा, लेंथ बढ़ी, क्यों, क्योंकि नॉर्मली आपके पास इतना ही आपके पास आर्क होता, बट अभी देखो आर्क की ये लेंथ ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ये लेंथ बढ़ी हुई है। तो अगर ये लेंथ बढ़ेगी तो आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हम आर्क को जल्दी क्विंच कर सकते हैं। आर्क को क्विंच करने का मतलब होता है हम आर्क को जल्दी से बुझा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन भी यहाँ पर दिया गया है, और नॉर्मली बेटा ये हम ना एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ही यूज करते हैं। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये आपको पूछा जा सकता है। आर्क चूट्स या फिर आप बोल सकते हो आर्क डिवाइडर या फिर आर्क स्प्लिटर हम एयर ब्लास्ट सर्किट में यूज कर लेते हैं। क्या फंक्शन बोला गया है, आर्क्यूट्स इज अ सेट ऑफ द इंसुलेटिंग बैरियर, एक इंसुलेटिंग बैरियर होता है, यस, inside the circuit breaker, कहाँ पर, inside the circuit breaker to confine and prevent the arc from
डैमेजिंग द अदर पार्ट, ये क्या करेगा, आर आर्क को प्रिवेंट करेगा सर दूसरे पार्ट को डैमेज करने से बेसिकली, है ना। तो ये यहाँ पर उसका फंक्शन भी बताया गया है। तो हो सकता है ये अभी आपको कभी पूछा जाए, है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, आर्क के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, किसके, आर्क के रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन लास्ट टाइम बीएमसी में पूछे थे। व्हाट इज यूज्ड एज अ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर का यूज क्या होता है। तो क्या सर्किट ब्रेकर का यूज फ्यूज जैसा होता है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फ्यूज एक बार ब्लो हो गया देन वो यूजलेस हो जाता है बेटा, किसी काम का नहीं। और सर्किट ब्रेकर का हम एक रेजिस्टेंस जैसा भी काम नहीं कर लेते, है ना। तो सर्किट ब्रेकर का काम होता है सर्किट ब्रेकर को मेक एंड ब्रेक करने का, जब उसमें फॉल्ट हो जाता है। जब फॉल्ट होगा तो वो सर्किट को ब्रेक करेगा, और फॉल्ट निकल जाएगा तो सर्किट को फिर से मेक करेगा, है ना। ठीक है। तो इसका मतलब सर्किट ब्रेकर हमारे पास मेक और ब्रेक हो सकता है ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। फाइन। तो इसका मतलब क्या, कि हम सर्किट ब्रेकर को फ्यूज जैसा नहीं यूज करते, रजिस्टर जैसा भी नहीं, और ना ही स्विच जैसा। तो हम क्या करते हैं, रीसेटेबल प्रोटेक्टिव डिवाइस है सर, ये प्रोटेक्टिव डिवाइस जो खुद से रीसेट हो जाता है, ठीक है ना। फॉल्ट चला गया देन हम उसको रीसेट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है ना। यस। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बीएमसी पूछेगी बेटा, लास्ट टाइम पेपर बहुत आसान था, ऐसे क्वेश्चन हम सोच सकते हैं कि इस समय भी आएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया गया है, कि क्या है, इफ द ट्रांसफार्मर ऑयल, इफ द ट्रांसफार्मर ऑयल इज कूल्ड यूजिंग द, एक सेकेंड, हाँ जब हम, देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द ट्रांसफार्मर ऑयल इज कूल्ड यूजिंग द फैन ब्लोइंग एयर, एयर को किससे ब्लो किया जा रहा है, फैन से, और ऑयल उसमें ऑलरेडी फील्ड है, थ्रू द रेडिएटर, ठीक है ना। ये एयर कहाँ पर थ्रू की जा रही है, सॉरी फैन कहाँ पर ब्लो की जा, सॉरी फैन से जो एयर ब्लो की जा रही है, किसके ऊपर, रेडिएटर के ऊपर, रेडिएटर ट्यूब के ऊपर। देन उसके ऊपर किस प्रकार की कूलिंग मेंशन रहेगी, ऐसा उन्होंने बोला है, उसके नेम प्लेट के ऊपर किस प्रकार की कूलिंग मेंशन रहेगी। तो सोचो ना, अभी देखो इसको ना एक डायग्राम से मैं समझाता हूँ, कि ये सपोज ये ट्रांसफार्मर टैंक है ना। अब ट्रांसफार्मर टैंक है, और ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर उन्होंने बोला है कि इसमें क्या है भाई साहब, इसमें बेटा आपके पास ये फील है, क्या है, ऑयल फील है। तो लेट मी फील द ऑयल, है ना। तो इसमें सपोज ऑयल फील है, 2 मिनट के लिए सोचो, थोड़ा सा मैं ना फ्री हैंडेड निकाल रहा हूँ डायग्राम, तो आप भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसमें ऑयल फील है, चलो ऐसा नहीं, समझ लो कि भाई साहब इसमें ऑयल फील है, ठीक है ना। अब इतना तो आप समझ ही सकते हो, है ना। तो ठीक है, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इसमें क्या है भाई, ऑयल फील है, ठीक है, ये ऑयल है, ट्रांसफार्मर की ये टैंक है, ठीक है। अब वाइंडिंग नहीं दिखा रहा हूँ, ऐसा समझ लो कि इसमें क्या है, ये ट्रांसफार्मर की हमारी टैंक है। लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे, दिस इज योर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर टैंक, ठीक है। अब इसके अराउंड आपके पास क्या रहेंगे, यहाँ पर रेडिएटर्स होंगे, ट्यूब रहेंगे, है ना, ट्यूब्स रहेंगे या फिर रेडिएटर्स, विंग्स रहेंगे, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है ना। अब बंदा ये बोल रहा है कि यहाँ पर उन्होंने क्या करा दिया, फैंस लगा दिए, है ना। यहाँ पर उन्होंने फैंस लगा दिया, ऐसा सोचो कि यहाँ पर उन्होंने फैंस लगा दिए। ये क्या है भाई साहब, फैन। ये क्या है आपके पास, फैन। फैन से क्या किया जा रहा है, इसके ऊपर एयर का बम्बार्डिंग किया जा रहा है कूलिंग के लिए, समझ में आ रहा है। यहाँ से एयर की बम्बार्डिंग की जा रही है, इन द सेंस हम बोलेंगे, हम एयर को फोर्स कर रहे हैं, एयर को क्या कर रहे हैं सर, फोर्स कर रहे हैं कूलिंग के लिए, है ना, फोर्स कर रहे हैं। बट इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, तो यहाँ पर ऑयल है ना। तो इसमें ऑयल है, बट ऑयल तो नेचुरल है, ऑयल को थोड़ा ना हम फोर्स करें, तो हम क्या बोलेंगे सर, ये ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड ट्रांसफार्मर है। समझ में आया आपको, कि ऑयल को हम नेचुरली, ये सर्कुलेट हो रहा है भाई, कि हीटेड ऑयल ऊपर जाएगा, कूल ऑयल नीचे आएगा, है ना। तो सर्कुलेट होता रहेगा आपके पास। बट एयर जो रहेगी, ये हम फोर्स कर रहे हैं सर, ये जो बाहरी एयर रहेगी ये फोर्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस फैन। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ऑयल नेचुरल है सर एंड एयर फोर्स है। एयर कैसी है, फोर्स है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। गॉट इट एवरीवन, यस। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, देन आपको समझ में आ गया, ट्रांसफार्मर ऑयल ऑलरेडी फील है, एंड फैन से हम एयर को ब्लो कर रहे हैं भाई रेडिएटर के ऊपर। देन नेम प्लेट पर क्या मेंशन रहेगा, तो आप बोलोगे ऑयल नेचुरली उसमें प्रेजेंट है, और एयर आप फोर्सफुली भेज रहे हो, तो इसलिए हम बोलेंगे ऑयल नेचुरल एयर फोर्स। गॉट इट एवरीवन, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन।
लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपके ट्रांसको में ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन कोई कोई तो आया था कि फ्यूजिंग फैक्टर बेटा ऑलवेज आपके पास मोर देन वन होता है। इसके पीछे का रीजन आप समझ सकते हो कि अगर आपको फ्यूजिंग फैक्टर की डेफिनेशन पता है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर इज नथिंग बट अ मिनिमम फ्यूजिंग करंट, या फिर मैं बोल सकता हूँ मिनिमम करंट कॉजिंग ऑपरेशन डिवाइड बाय रेटेड करंट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट ये वाली डेफिनेशन आपने सुनी रहेगी कि फ्यूजिंग फैक्टर इज नथिंग बट अ मिनिमम फ्यूजिंग करंट डिवाइड बाय रेटेड करंट ऑफ द फ्यूजिंग एलिमेंट। तो याद रखना, एक सपोज मेरे पास 5 एम्पियर का ये एक रेटेड करंट है, आई रेटेड है, और ये मेरे पास एक फ्यूज है। तो याद रखना ये 5 एम्पियर के करंट तो को झेल सकता है, बट सपोज ये कभी सिस्टम में सपोज 6 एम्पियर गया तब तक और 6 एम्पियर सपोज करंट गया, और इस समय सपोज आपके पास जो फ्यूज था वो मेल्ट हो गया। क्या हो गया भाई? मेल्ट हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? तो दिस इज नथिंग बट योर फ्यूजिंग करंट। इसको हम क्या बोलेंगे सर? फ्यूजिंग करंट, है ना। तो क्योंकि देखो रेटेड करंट से ज्यादा ही आपका फ्यूजिंग करंट होगा तो आपके पास फ्यूजिंग फैक्टर जो होगा तो आप क्या बोलोगे? फ्यूजिंग करंट इज 6, रेटेड करंट इज 5, तो आप कितना बोलोगे सर? है ना, तो 1.2, है ना। तो फ्यूजिंग फैक्टर 1.2 मिला। तो ये याद रखना कभी भी फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 नहीं होगी बेटा, वो हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होगा, मोर देन 1 ही होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि फ्यूजिंग करंट हमेशा ग्रेटर होता है उसके फ्यूज के रेटेड करंट से। गॉट इट एवरीवन? यस, इसलिए इसकी वैल्यू होगी ऑलवेज मोर देन 1, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये भी सिलेबस में देखो, हर एक क्वेश्चन आपके सिलेबस से एसोसिएटेड मैंने लिया है कि ईएलसीबी जो है ये यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ईएल सर्किट ब्रेकर। किससे बेसिकली प्रोटेक्ट करता है? तो सबसे पहले ईएलसीबी का फुल फॉर्म समझ लो। ईएलसीबी का मतलब होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसके नाम में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा हुआ है, अर्थ लीकेज। अर्थ का क्या? लीकेज। अगर अर्थ से एसोसिएटेड अगर कोई फॉल्ट है जिसमें कोई लीकेज करंट होगा तो वो उससे बचाएगा। तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर से ये ईएलसीबी हमें बचाता है। तो आंसर देख लो ना, आपको ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। ओवर करंट से नहीं बचाता सर, ये ओवर वोल्टेज से भी नहीं, लीकेज करंट से सर हमें यह बचाता है। तो ऑल ऑफ द अबव भी इसका आंसर नहीं होगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, है ना। तो लीकेज करंट से ये बचाता है हमें। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है, ईएलसीबी का फुल फॉर्म बताओ, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म है। प्लीज रिमेंबर, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि बस यही आप ध्यान रखो कि ईएलसीबी लीकेज करंट, नहीं, उसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ और उसके बाद मैं ना आपको एक टेबल भी दूंगा अपकमिंग पीपीटीज में। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एल आई सी, ठीक है ना, LI और C, ठीक है। अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? देखो LIC को आप, ये ट्रिक थी मेरी, LIC मतलब ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला, है ना। तो LIC, यहाँ से यल ले लो, यहाँ से आई ले लो, देन देखो कैंडेला कहाँ पर दिख रहा है, तो ये यहाँ पर दिख रहा है। तो आप क्या बोलोगे? ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला रहेगा। तो ये आप ट्रिक के साथ साथ ही इसको याद कर सकते हो, क्योंकि बेटा ना देखो यूनिट के लिए कौन क्या और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम तो यूनिट तो हमें रटने ही पड़ेंगे या फिर याद ही रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने एक आपको ट्रिक दे दी कि LIC, है ना, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला रहेगा बेटा आपके पास। तो प्लीज रिमेंबर, फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, मेरे हिसाब से बेसिक इलेक्ट्रिकल से एसोसिएटेड है कि एवरेज पावर डिलीवर्ड टू द इम्पीडेंस, है ना, एंड करंट इतना इतना दिया गया है, देन बताओ भाई एवरेज पावर कितनी रहेगी। तो एवरेज पावर मुझे बताओ, पी एवरेज, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक्टिव पावर ही बोल सकते हैं, है ना। तो देखो आपके पास ये खाता कौन है? एवरेज पावर को खाने की जिम्मेदारी होती है आपके रेजिस्टेंस की, है ना। इंडक्टर प्योर कैपेसिटर किसी भी प्रकार की एवरेज पावर नहीं लेते, याद रखना, एवरेज पावर उसमें 0 होती है। अब यहाँ पर एवरेज पावर क्या रहेगी? देखो आपके पास बस करंट दिया गया है, तो बस ओनली करंट दिया गया है, तो करंट का एक्सप्रेशन देखो ना, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या है? 5 cos ऑफ 100 पाई इंटू टी प्लस 100 एम्पियर, इतना आपके पास करंट दिया गया है ना। अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में देखोगे तो आप क्या बोलोगे? सर दिस इज आई एम इंटू कॉस ऑफ
ओमेगा टी प्लस सपोज आपके पास 5 डिग्री। तो आप क्या बोलोगे सर, आई एम की वैल्यू कितनी है? तो आई एम की वैल्यू 5 है ना। और आपको पता होगा कि एवरेज पावर जब करंट होता है और उसके साथ साथ उन्होंने देखो इम्पीडेंस भी दिया गया है, तो व्हाट इज द इम्पीडेंस? इम्पीडेंस देखो 4 - j3। तो इसको अगर मैं अच्छे फॉर्मेट में लिखूँ तो आप क्या बोलोगे सर, r - j इंटू एक्सी है। तो इसका मतलब सर इसमें r की वैल्यू कितनी है? तो 4 ओहम। एंड एक्सी की वैल्यू कितनी बेटा? एंड एक्सी की वैल्यू अगर आप देखते हो तो आप बोलोगे सर 3 ओहम है ना, एक्सी की वैल्यू 3 ओहम। तो आपको पता होगा कि एवरेज पावर का फॉर्मूला करंट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्मेट में क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर, ये होता है। बट प्लीज रिमेंबर, ये जो करंट होगा बेटा ये हमेशा आरएमएस करंट होगा, आरएमएस वैल्यू रहेगी करंट की, ठीक है ना, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट आपके पास आरएमएस वैल्यू से एसोसिएटेड होता है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, तो ये मैक्सिमम करंट हमें मिला है। अब मुझे आरएमएस करंट चाहिए, तो आप क्या करोगे सर, जो भी मैक्सिमम करंट होगा उसको डिवाइड बाय √2 कर लो और उसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इंटू हम आर करेंगे सर, है ना। बस पुट कर देना ये सभी चीजें। तो आई एम की वैल्यू देखो 5 डिवाइड बाय √2 का स्क्वायर इंटू आर, आर बस ओनली 4। तो आप क्या बोलोगे सर, 5 का स्क्वायर 25 और देखो 2 आ जाएगा क्योंकि अंडर √2 का 2, और ये हम बोलेंगे सर 4, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, ये 2 इसको कितनी बार काटेगा सर, ये तो इसको 2 बार टाइम्स काटेगा, और 2 इंटू 25 आप बोलोगे सर 50 वाट इज अ करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट वन। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें एक्सी की वैल्यू, एक्सी के वैल्यू की कोई भी जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमने सीधा सीधा आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला यूज किया। अब कोई हो सकता है ऐसे भी निकाले, ध्यान से सुनना अभी जो मैं बता रहा हूँ। आप बोलोगे सर हम ऐसा भी तो निकाल सकते थे ना, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ आई। तो इसके लिए क्या करते बेटा, इसके लिए देखो ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देन आपको देखो आर एम एस करंट तो सपोज ऐसे मिल ही जाता, जैसे हमने अभी मैक्स डिवाइड बाय √2 किया है। अब आपको वी आर एम एस निकालने के लिए क्या करना पड़ता, आपको ये करना पड़ता क्या, कि आपको सबसे पहले देखो बेटा, जो भी इम्पीडेंस है, जो भी इम्पीडेंस है उसको आई आर एम एस करंट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। ऐसे करते ना आप, ठीक है ना। यस, क्योंकि इम्पीडेंस की वैल्यू मिली थी और आई आर एम एस, और हमें एक फेज एंगल भी चाहिए था, तो आप यहाँ से भी फेज एंगल निकाल सकते थे। फेज एंगल कैसे निकालते हैं आप देखो, यहाँ से जो होता है tan 1 ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट, है ना। इमेजिनरी पार्ट इज -3 डिवाइड बाय रियल पार्ट इज 4, है ना। आप इस प्रकार से निकाल देते, देन आपको कुछ ना कुछ एंगल मिलता है, देन हमें यहाँ पर पुट करना पड़ता है ना। अब ये आप खुद सॉल्व कर लो या फिर मैं ही कर देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या कर लेते हैं, tan 1 ऑफ, कहाँ गया भाई, tan 1 ऑफ 3 बटे, आप सपोज 4 कर ले रहे हो, तो आपका आंसर देखो एंगल आ जाता, ठीक है ना। एंगल कितना हो जाता आपका, 17.89 डिग्री का हो जाता, ठीक है ना। यहाँ से एंगल मिल जाता हमें, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यस, अब वो वाला एंगल हम यहाँ पर पुट कर सकते थे और इम्पीडेंस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना, इसकी में कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैं इम्पीडेंस की वैल्यू मॉड में लेता हूँ, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो मॉड की वैल्यू कैसे आ जाएगी सर, देखो आप अगर सपोज मेरे यूट्यूब के सेशन पहले देखे होंगे, तो 4 और 3 का पेयर होता है, तो इसका मॉड वैल्यू सीधा आप ऐसे लिख सकते हो, इसका 5 लिख सकते हो, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 3 का स्क्वायर इंटू आई आर एम एस की वैल्यू कितनी मिली बेटा, तो 5 डिवाइड बाय √2, है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे सर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय √2 आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे सर, ये 25 डिवाइड बाय √2 हो जाएगा, ठीक है ना। यस, तो ये हमारे पास वोल्टेज मिला, देन आप यहाँ पर पुट कर लेते थे, देन 25 डिवाइड बाय √2, है ना। देन आप क्या कर लेते हैं, आई आर एम एस की वैल्यू कितनी थी, 5 डिवाइड बाय √2 कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। और यहाँ पर कॉस ऑफ ये 17.89 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेना, कितना आ जाएगा, कितना आ जाता, तो देखो आप देखो एंगल कितना होगा, तो कॉस ऑफ सपोज जो भी एंगल था तो 0.9 आ जाता है ये पूरा पुट करके। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाई ये 2 इंटू 0.9, ठीक है ना। यस, 25 इंटू 5 ठीक है, डिवाइडेड बाय अगर आप 2 कर लेते तो ये 56 के अराउंड आ जाता था, ठीक है ना। 56.25, मेरे हिसाब से मैंने कहीं गलती की है क्या, एक बार लेट मी चेक, मैं चेक कर लेता हूँ कि tan 1 ऑफ -3/4, है ना। तो ये -36, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट
17, ये मेरे से गलती हुई थी शायद से। तो ये कितना आ रहा है, -36.86 हमारे पास आया है। तो आप ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते थे, है ना। तो आप कॉस में अगर वो वैल्यू पुट कर लोगे, कॉस में वो अगर वैल्यू पुट कर लेते हो, तो इसका आंसर आ जाता है 0.8 नहीं, 0.9 नहीं, 0.8 आ जाता है, 0.8। ठीक है ना। तो आप इसको अगर पूरा सॉल्व कर लोगे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा भाई 25 डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो आप बोलोगे 50। देखो यहाँ से भी आंसर आ ही रहा है। तो ये आपका तरीका है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये मेथड नंबर 1 हुई जो मैंने अभी बताई, ये बहुत आसान मेथड है, फास्टेस्ट मेथड मैं बोलूँगा, ये मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1। और ये जो मैंने अभी यहाँ पर वोल्टेज निकाला, देन ये वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर पुट की, आरएमएस करंट था, देन फेज एंगल निकालना पड़ा, इससे भी आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। ठीक है ना। यस, कितना रहा ये 36.86। अब ये माइनस में लो क्योंकि ये वैसे भी प्लस भी होने वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बहुत ही प्यार से। उन्होंने बोला है कि लैम्प टेक्स 5 एम्पियर का करंट एंड 250 वोल्ट, है ना, और वो इमिट कर रहा है भाई इतना इल्यूमेंस, है ना, मतलब 5 एम्पियर का करंट ले रहा है रैम, वोल्टेज उसको दिया गया है 250 वोल्ट, और ये इतना ल्यूमेन बाहर फेंक रहा है। ल्यूमेन बाहर फेंक रहा है मतलब ये बेसिकली आउटपुट है उस ल्यूमेन का। देन उन्होंने पूछा कि मीन स्पेरिकल कैंडल पावर कितनी रहेगी। तो आपने अगर देखा होगा तो आपके पास एक बेटा फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए कि मीन स्पेरिकल कैंडल पावर का फॉर्मूला होता है टोटल ल्यूमेन डिवाइडेड बाय 4 पाई। स्पेरिकल है ना तो 4 पाई रहेगा, स्पेरिकल पूरा 4 पाई। ठीक है ना, 4 पाई। तो आपको मीन स्पेरिकल कैंडल पावर ही पूछी, तो टोटल ल्यूमेन कितना दे रहा है ये 800। ठीक है ना, ल्यूमेन डिवाइड बाय ये 4 पाई करेगा, तो ये कितनी बार काटेगा, तो सर ये तो सर ये 2 टाइम्स काटेगा। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो सर, आंसर कितना रहेगा 2000/पाई। ठीक है ना, 2000 ये हमारे पास आंसर होगा। तो वेयर इज योर आंसर, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट एवरीवन। तो ये बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीन स्पेरिकल कैंडल पावर का ये फॉर्मूला ही होता है। अगर आप इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग कभी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा मीन स्पेरिकल कैंडल पावर होता है टोटल ल्यूमेंस अपॉन 4 पाई, है ना। वैसे मीन हॉरिजेंटल कैंडल पावर भी रहेगी, है ना। बट फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन जो था हमने टिक किया हुआ 2000 डिवाइड बाय पाई था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये वाला कौन सा कनेक्शन है, तो देखो ये वाला बेटा हमारे पास स्टार कनेक्शन है, टी कनेक्शन। लेट मी यूज द डिफरेंट कलर। ये टी कनेक्शन दिया गया है, टी कनेक्शन का दूसरा नाम स्टार कनेक्शन, है ना। अब बंदा बोल रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है ना, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें देखना है। ठीक है, तो ए एंड बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन ना स्टार टू डेल्टा है, स्टार टू डेल्टा है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉइंट सी है। ठीक है ना, तो स्टार टू डेल्टा है। तो उन्होंने क्या बोला कि आप ना स्टार टू डेल्टा का ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही पूछना गलत है क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में उन्होंने स्टार टू डेल्टा पूछा है। तो इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन बेसिकली है स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। तो जब भी हम स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करते हैं, तो जब भी हमें रेजिस्टेंस डेल्टा की रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी रहेगी तो आप ये वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हो। आप बेटा यहाँ पर कर लेते हो एडिशन, याद रखना जो मैं अभी बता रहा हूँ, एडिशन प्लस मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय बेटा मल्टीप्लीकेशन को ही अपोजिट। अभी आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा। तो एडिशन किसकी करनी है, तो बेटा एडिशन उसकी करनी है जिन दो पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए एंड बी से एसोसिएटेड कौन है, तो 10 एंड 10। तो आप एडिशन किसकी करोगे, ये 10 + 10 किसकी, देखो भाई इसकी एंड इसकी एडिशन करनी है आपको। ठीक है ना, प्लस मल्टीप्लीकेशन भी उन्हीं का ही करना है। तो आप क्या करोगे 10 × 10, और अपोजिट मतलब होता है ये दोनों चीजें छोड़ के ये जो एक चीज बचती है ना उसको बोलते हैं हम अपोजिट। तो इसकी वैल्यू कितनी है 11। इफ यू सॉल्व इट बचा,
तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 29 ओहम। तो ये 29 के ऊपर भी चला जाएगा। अब मैं आपको ना सॉल्व करके एग्जैक्टली वैल्यू ही बता देता हूँ इसकी कितनी आ जाएगी। देखो 10 + 10 कितना हो जाएगा, ये 20। 100 इंटू 100, सॉरी 10 इंटू 10, 100 डिवाइड बाई 11। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 20 प्लस 100 से 100 डिवाइड बाई 11 कर लोगे तो ये आ जाए 9.09, है ना। इसके आगे भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप पूरा अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 29.09, जो कि ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं, तो हम क्या बोलेंगे 29 ओहम इज द करेक्ट वन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में फ्रेमिंग अलग है, गलत है बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द डेल्टा बोलना चाहिए था, बट इस क्वेश्चन को मैंने करेक्ट किया कि ये स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है। तो ये होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। याद रखना ये कभी भी हम डेल्टा टू स्टार जाते हैं ना, डेल्टा टू सॉरी स्टार टू डेल्टा, तो डेल्टा की ब्रांच हम ऐसे निकालते हैं, एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय अपोजिट, है ना। तो एडिशन किसकी करनी है, जिसके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों की एडिशन, उन दोनों का ही प्रोडक्ट, है ना, प्लस में उन दोनों का ही प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को डिवाइड करना है, बस ओनली उस प्रोडक्ट को डिवाइड, अपोजिट ब्रांच डिवाइड करनी है। तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया, देखो ये है कि ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी सॉरी ल्यूमिनेंस इफिशिएंसी हम किस में मेजर करते हैं, सॉरी ल्यूमिनेंस नहीं, लैम्प इफिशिएंसी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने गलत पढ़ा। लैम्प इफिशिएंसी हम किस में मेजर करते हैं, तो देखो इफिशिएंसी कुछ भी हो जाए, इफिशिएंसी अगर आपको पता होगा तो हम क्या बोलते हैं सर, आउटपुट की पावर डिवाइड बाय इनपुट की पावर, इनपुट की पावर, या फिर हम इन शॉर्ट में बोलते हैं कि सर इफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट बटे इनपुट। अब बेटा ये लैंप है, लिसन, लैंप है, तो लैंप हमें आउटपुट में क्या देता है सर, आउटपुट में हमें देता है ल्यूमेन, और इनपुट में हम उसको क्या देते हैं सर, वोल्टेज एंड करंट देते हैं। तो ल्यूमेन वोल्टेज एंड करंट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, और उसका पावर फैक्टर भी रहेगा, वो तो यूनिटी होता है ना। तो आप यहाँ पर कॉस ऑफ फाई, आप ये इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर देते हो तो ल्यूमेन मिल रहा है आपको। तो हम क्या बोलेंगे सर, इसका यूनिट क्या हुआ सर, ये तो सर वाट हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका यूनिट की बात करें हम, यूनिट की, आउटपुट में हमें ल्यूमेन मिलेगा सर, एक लाइट मिलेगा, एंड इनपुट में हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, तो इसका यूनिट क्या बनेगा, तो इसकी इसकी जो लैंप की इफिशियंसी ना, लैंप इफिशियंसी ऑफ लैंप, तो इसका यूनिट रहेगा सर ल्यूमेन। प्लीज रिमेंबर, ल्यूमेन हमें आउटपुट में मिलता है, और इनपुट में हम वाट पावर देते हैं, तो वाटेज, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ल्यूमेन, ल्यूमेन पर वॉट, ठीक है ना, ल्यूमेन पर वॉट। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन पूछा है कि द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का यूनिट क्या होगा। तो इसको समझाने के लिए ना मैं थोड़ा सा पावर ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। पावर ट्रायंगल आपने देखा होगा, यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक्टिव पावर, यहाँ पर रहेगी रिएक्टिव पावर, यहाँ पर रहेगी एपरेंट पावर, है ना। तो इस रिएक्टिव पावर और यहाँ पर रहेगा सर फेज एंगल फाइव। तो सिंगल फेज की बात करें तो ये क्या होता है, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ आई। बहुत सारे लोग इसको आर एम एस बोलते नहीं, बट ये बोलना चाहिए, ये अच्छी आदत है ना। और सिंगल फेज की बात कर रहा हूँ, और रिएक्टिव पावर में क्या रहेगा सर, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन ऑफ फाइव, ठीक है ना। यस, और एपरेंट पावर क्या होती है सर, वी इंटू आई कॉन्जुगेट भी आप बोल सकते हो अगर आप एंगल के बारे में बात कर रहे हो, अदरवाइज आप सीधा वोल्टेज इंटू करंट बोल सकते हो, और ये भी आर एम एस ही रहेगा, दोनों के दोनों, ठीक है ना। यस, तो इसका यूनिट होता है बेटा, अगर छुट्टू है, ये रिएक्टिव पावर कहलाती है। सबसे पहले इसका नाम मैं बोल देता, ये रिएक्टिव पावर, मोस्ट फेमस नाम बता रहा हूँ, ठीक है। और इसका भी मैं मोस्ट फेमस नाम ही बता रहा हूँ, ये हमारे पास एक्टिव पावर होती है ना। इसके बहुत सारे नाम है, एक्टिव पावर, ट्रू पावर, है ना, एवरेज पावर, बहुत सारे नाम है इसके, यूजफुल पावर, बहुत सारे, मैं बोलता हूँ कि इतने सारे 4 5 6 नाम है इसके, बट मोस्ट फेमस नाम है एक्टिव पावर। तो इसका जो यूनिट रहेगा तो ये होता है बेटा वी ए आर, या तो छोटू यूनिट वी ए आर, या तो के वी ए आर, या तो हम बोलेंगे बेटा यम वी ए आर, ठीक है ना। ये इतने सारे यूनिट इसके होते हैं रिएक्टिव पावर के। एक्टिव पावर के यूनिट या तो वॉट, या तो हमारे पास किलोवाट, या तो हमारे पास मेगावाट, ये थोड़े से ज़्यादा फेमस इसके नाम है, ठीक है ना। यस, एपरेंट पावर का यूनिट तो ये होता है वी ए, या तो के वी ए, या तो यम वी ए होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल उन्होंने रिएक्टिव पावर का यूनिट पूछा है, तो आप क्या बोलोगे, रिएक्टिव पावर का यूनिट
kVAR। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है ना? यस, इसको हम बोलते हैं पावर ट्रायंगल। ये क्या है बेटा? पावर ट्रायंगल। प्लीज रिमेंबर, ये पावर ट्रायंगल है। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? केबल दैट ट्रांसमिट द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट। कौन सा ऐसा कौन सा केबल है जिसमें सिग्नल ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट? है ना, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। अगर आप लाइट से ही समझ जाओ बेटा, तो ये ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा है फिर, है ना? तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो कि ये फाइबर ऑप्टिक केबल की बात कर रहा है। बाकी आप अनवायर्ड, को एक्सेल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, नहीं नहीं, ये नहीं बोल सकते। लाइट के फॉर्म में अगर कोई सिग्नल पास करता है, ट्रांसमिट करता है, तो उस केबल को हम बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, है ना? ऑप्टिकल फाइबर जिसे आप बोलते हो, है ना? राइट। तो ये ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, इन द सेंस टू इज अ करेक्ट वन। यस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है, एन अल्टरनेटर इज सप्लाइंग टू अ लोड। अल्टरनेटर कितना सप्लाई कर रहा है भाई? लोड 300। तो मतलब सबसे पहले तो बेटा पी की वैल्यू कितनी दी गई है? 300 किलोवाट। और पावर फैक्टर दिया गया है उस समय 0.6 पावर फैक्टर, और ये लैगिन बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इफ द पावर फैक्टर इज राइजेस टू यूनिटी, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या बंदा बोल रहा है? बंदा कि आपने पावर फैक्टर इंप्रूव किया और यूनिटी पर चला गया, मतलब पहला पावर फैक्टर 0.8 था। अब उन्होंने बोला कि पावर फैक्टर आपके पास यूनिटी हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला। देन हाउ मेनी मोर किलोवाट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मोर बोला है बेटा, है ना? ये कितना और एक्स्ट्रा किलोवाट कैन अल्टरनेटर सप्लाई टू द सेम वीए रेटिंग। सेम वीए रेटिंग को मेंटेन करके एक अल्टरनेटर कितनी और किलोवाट की पावर दे सकता है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ गई सर, हमें पहले कितनी वीए रेटिंग थी ये तो हमें पता होना जरूरी है ना। तो हम यस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वीए रेटिंग मतलब यस, तो आप बोलोगे सर पी बटे कॉस ऑफ फाइव होता है, या फिर हम पावर फैक्टर बोल सकते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी थी? 300। और पावर फैक्टर 0.6, तो आप कितना बोलोगे सर? ये अगर आप कर लोगे तो ये आ जाएगा 500, है ना? 500 के वी ए। तो ये इसकी रेटिंग थी, उस अल्टरनेटर की रेटिंग कितनी थी? 500 केवीए की थी। ध्यान से देखो, 500 केवीए की थी। अब बंदा क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने पावर फैक्टर कितना कर लिया? 1। देन बताओ भाई आपके पास अब वो कितनी एक्स्ट्रा पावर दे सकता है? तो देखो पहले वो कितनी रिएक्टिव पावर दे रहा था, सॉरी एक्टिव पावर दे रहा था 300 की, मतलब ये P1 था। अब बंदा बोल रहा है कि P2 कितना आएगा? P2 कितना होगा जब आपके पास पावर फैक्टर ये वाला रहेगा? तो हम क्या करेंगे, आपको भी पता है। देखो ये चीज चेंज नहीं करनी है, S1 भी उतना ही है, और यही चीज हमें S2 रखनी है, मतलब एस के वी सेम रखना है, तो S1 S2 सेम रखना है। तो हम क्या बोलेंगे? S2 इज इक्वल टू P2 इंटू कॉस ऑफ फाइव टू, ये वाला रिलेशन हम लगा सकते हैं, है ना? तो बस कुछ नहीं, हम S2 की वैल्यू लिख लेते हैं सर 500 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमें निकालनी है और पावर फैक्टर हमें 1 करना है। तो आप क्या बोलोगे सर? P2 की वैल्यू कितनी हो गई? P2 हो गया सर 500 किलो वाट का। अभी देखो, अब आप कितना जा रहे हो सर? P2 हमें मिल रहा है 500 किलो वाट का। तो उन्होंने क्वेश्चन देखो 500 किलो वाट नहीं पूछा है, उन्होंने बोला कि कितना आप एक्स्ट्रा उससे ले सकते हो उस अल्टरनेटर से। तो प्रीवियसली वो कितना दे रहा था? 300। अब वो कितना दे रहा है? 500। तो एक्स्ट्रा, या फिर मैं बोलूंगा मोर किलोवाट कितना आएगा? मोर किलोवाट कितना आएगा? तो आप देखो, अब आपको दे रहा है सर वो 500, पहले दे रहा था 300, तो इन दोनों का निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो आप कितना बोलोगे? 200 किलोवाट का वो हमें ज्यादा किलोवाट की पावर हमें देगा। गॉट इट एवरीवन? ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब। 200 किलोवाट की हमें एक्स्ट्रा पावर दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम 3 बोलेंगे, जो कि बिल्कुल सही है। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन। डेल्टा कनेक्शन का दूसरा नाम क्या है भाई? इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेश कनेक्शन, है ना? डेल्टा कनेक्शन का दूसरा नाम होता है बेटा मेश कनेक्शन। प्लीज रिमेंबर, मैं यहाँ पर एक चीज बता ही देता हूँ, इसको हम मेश कनेक्शन बोलते हैं। डेल्टा को हम, ये इसके नाम में लिख के देता हूँ, डेल्टा कनेक्शन, इसका एक नाम होगा। देन दूसरा होता है मेश कनेक्शन, मेश कनेक्शन। और वर्स्ट केस में अगर कभी पूछा जाए तो डेल्टा कनेक्शन का और एक नाम मैं आपको लिख के देता हूँ, वो होता है बेटा पाई कनेक्शन। ठीक है ना? पाई कनेक्शन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है,
होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, है ना? ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। वैसे ही मैं आपको स्टार की भी बता देता हूँ। चलो स्टार आ ही गया तो हम स्टार को ही क्यों छोड़े, है ना? तो स्टार कनेक्शन के दो तीन नाम। पहला तो सबसे फेमस स्टार कनेक्शन, है ना? अब इसको नोड कनेक्शन मत बोलना ठीक है? इसको आप नोड कनेक्शन मत बोलना। और इसका दूसरा नाम रहेगा टी कनेक्शन, ठीक है ना? हाँ वैसे अगर ऑप्शन में देखो स्टार और टी कनेक्शन है ही नहीं और तब अगर आ गया कि क्या कौन सा कनेक्शन, देन आप फिर उसको नोड कनेक्शन बोल सकते हो। मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन अगर नहीं है, स्टार भी नहीं है टी भी नहीं है, देन आप इसको फिर आप नोड कनेक्शन बोल सकते हो। समझने की कोशिश करना, देन आप बोल सकते हो। अगर ऑप्शन में है ही नहीं, देन हम नोड कनेक्शन को टिक करके आएंगे। गॉट इट एवरीवन? यस। तो अभी फिलहाल तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी रहेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है कि अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट इज सप्लाइड टू द इम्पीडेंस, इतने इतने इम्पीडेंस को दिया जा रहा है। व्हाट इज द एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड किलोवाट एम्पियर रिस्पेक्टिवली। मतलब उन्होंने एक्टिव पावर पूछी, रिएक्टिव पावर पूछी एंड यस की वैल्यू पूछी। तो हमें सबसे पहले उनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो सिंगल फेज दिखाई दे रहा है कहीं पर भी नहीं, है ना? तो सिंगल फेज में एक्टिव पावर क्या रहेगी, तो हम देखेंगे। तो एक्टिव पावर क्या होती है सर सिंगल फेज में? वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव, है ना? रिएक्टिव पावर क्या रहेगी सर? रिएक्टिव पावर रहेगी वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन ऑफ फाइव। और हमारे पास एपरेंट पावर जो होगी यस, उसे हम लिखेंगे वी आर एम एस आई आर एम एस। क्योंकि मैं यहाँ पर कॉन्जुगेट इसलिए ले रहा क्योंकि कहीं पर भी एंगल के बारे में बात नहीं की है। तो ये चीज़ हमारे पास है ना? ये फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो देखो इसमें हमें क्या लग रहा है, तो ये जो चीज़ दी गई है आप देखो ना, ये क्या है? तो ये जो 100 वोल्ट है भाई, ये वी आर एम एस है। तो आपको जो चीज़ दी गई ना उसको सबसे पहले पहचानना। तो वी आर एम एस कितना दिया गया? 100 वोल्ट, ठीक है ना? आपको इम्पीडेंस दिया गया है कितना? 3 + J4। आपको अगर किसी ने पूछा कि इसका मॉड कितना रहेगा, तो आप अगर मेरे पुराने स्टूडेंट हो तो आप ये चीज़ समझ सकते हो। 3 4 और 5 का पेयर होता है, सीधा आप इसको 5 ओम लिख सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे निकाल सकते हो सर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना? तो ये आ जाएगा 25, 25 का अंडर रूट 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको फेज एंगल पूछा जाए तो आप क्या निकालोगे सर? tan इनवर्स ऑफ, सर इमेजिनरी पार्ट इज 4 डिवाइड बाय रियल पार्ट इज 3। तो कितना आ जाएगा एंगल? तो आप अगर निकालना चाहते हो तो सर tan इनवर्स ऑफ 4/3, तो ये आ जाएगा 25, 25 3 2, है ना? ठीक है, इतने डिग्री का एंगल आ गया। अब अगर आप मैं यहाँ से पूछूं कि बस इसमें ही पुट करना है, तो P की वैल्यू देखो भाई। नहीं नहीं, आपको आई आर एम एस भी चाहिए ना? तो अगर आपको आई आर एम एस से चाहिए तो आप कैसे निकालोगे सर? आई आर एम एस और एक चीज़ चाहिए, तो आई आर एम एस कैसे निकलेगा सर? वी आर एम एस, वी आर एम एस डिवाइड बाय आप इम्पीडेंस का मॉड लोगे, तो वी आर एम एस कितना है? 100 डिवाइडेड बाई ये 5 लोगे, 20 एम्पियर। बस कुछ नहीं, सभी चीज़ें आ चुकी, तो देन आप पी की वैल्यू पुट कर लेना। वी आर एम एस इज योर 100, आई आर एम एस इज योर 20, कॉस ऑफ आप लोगे 25.32 डिग्री, ठीक है ना? यस, इसको सॉल्व कर लो। तो 100 × 20 इंटू कॉस ऑफ कितना लोगे? 25.32, है ना? तो अरे मैथ से एरर कैसे आ रहा है भाई? tan इनवर्स ऑफ 4/3 की वैल्यू कितनी आ रही है? ये 53। अरे यार मेरा कैलसी गलत है या फिर कोई दिक्कत है ना? तो क्योंकि ये गलत दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं। 53.1 इतना आ रहा है, इतना डिग्री आ रहा है, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, कॉस ऑफ अगर वो चीज़ कर लेते हो तो ये सब चीज़ें करने के बाद ये देखो, ये 100 × 2 20 ये आ रहा है 0.6। तो अगर आप सॉल्व कर लोगे तो इंटू अगर आप 20 इंटू अगर आप 100 कर लेते हो, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 1200 वाट, ठीक है ना? यस। अब अगर आप रिएक्टिव पावर निकाल लेते हो तो वो आ जाएगा 100 × 20 इंटू देखो, कॉस की वैल्यू 0.6 आई है तो साइन की वैल्यू आ जाएगी 0.8। ये आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है ना? तो चलो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, नहीं तो वैसे तो ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर ये 25 नहीं आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा ये 53, है ना? तो मेरे से गलती हुई थी, ठीक है। तो ये 53.13 अगर आप कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 100 × 20 इंटू ये आ जाएगा 0.8, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा आपके पास 1600, जितना मुझे लग रहा है ना?
ये आ जाएगा 1600 VAR, ठीक है ना। यस, अब आपके पास बचा क्या है, तो आपके पास बस ओनली यस की वैल्यू बची है, तो एस क्या होगा, VRMS IRMS, तो आप कितना बोलोगे 200 इंटू 20, तो कितना होगा 200 VA। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, एस की वैल्यू 200 VA, पी की वैल्यू 1200, ये और ये 1600, तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट वन, है ना, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। तो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ऐसे थोड़े बहुत छोटे मोटे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आपको आते जाते रहेंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है कि यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं आपको बताना है। तो यूनिवर्सल गेट होते बेटा नैंड एंड नॉर गेट, है ना। तो इनको हम यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इन दो गेट के हिसाब से हेल्प करके हम बाकी सभी गेट बना सकते हैं, बाकी सभी बेसिक गेट नैंड एंड नॉर गेट जो है ना हम बना सकते हैं, तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, यूनिवर्सल गेट हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। तो नैंड एंड नॉर गेट आर द यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये बोला है कि क्वेश्चन ऐसा है कि कैपेसिटर यूज्ड फॉर द पावर फैक्टर करेक्शन इन अ सिंगल फेज सर्किट डिक्रीजेस। अगर हम कैपेसिटर यूज कर लेते हैं सिंगल फेज सर्किट में, तो उससे क्या चीज डिक्रीज होगी, ठीक है ना। अब ये तो चीज पता है कि जब ये देखो ये डायग्राम जो है ना आपके क्वेश्चन में नहीं दी गई है, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज नॉट मेंशन इन योर क्वेश्चन। तो बस क्वेश्चन इतना था, अब मुझे ये चीज समझानी थी इसलिए मैंने डायग्राम भी रखी। देखो जब भी हम कैपेसिटर यूज कर लेते पावर फैक्टर करेक्शन के लिए, तो आपको पता है कि पावर फैक्टर क्या होता है सर, इंक्रीज हो जाता है ना, कॉस ऑफ फाई ही मतलब हमारे लिए पावर फैक्टर सर इंक्रीज होता है, ये चीज़ तो हमें पता है। अब देखो अगर आपने ये चीज़ कभी देखी होंगी तो ये देखो, ये वोल्टेज है, यहाँ पर एक रेजिस्टिव करंट होगा, यहाँ पर एक इंडक्टिव करंट होगा और कैपेसिटर करंट इधर है, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर लेके, मतलब सोचो ना, जब ऐसा ऐसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर वोल्टेज है, अब हम पावर फैक्टर इंप्रूव नहीं करते, तब हमारे पास देखो ये वाला करंट था, देखो ना पहले बिफोर इंक्रीजिंग द पावर फैक्टर द एंगल इज 5 1, है ना। अब आपने क्या किया कि कैपेसिटर लगाया, देन वो कैपेसिटिव करंट यहाँ पर लेगा, जो रिजल्टेंट करंट होगा वो रिजल्टेंट करंट क्या होगा, तो आप ये बोलोगे सर रिजल्टेंट जो करंट होगा ये कैपेसिटिव करंट प्लस ये वाला करंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर जा रहा है, देखो यहाँ पर जा रहा है ना। यस, तो इसका मतलब पहले अगर आप ये देखो, ये लेंथ देखो, बस ये लेंथ देखना, इसके हिसाब से मैग्नीट्यूड देखेंगे। सपोज ये हमारे पास 100 एम्पियर था, तो इसकी लेंथ समहाउ छोटू है ना। तो ये करंट कितना रहा होगा, तो हो सकता है ये 70 एम्पियर रहा हो। यस, मतलब कैपेसिटर लगाने से आपके पास लाइन का करंट कम होता है एंड पावर फैक्टर इंक्रीज होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बोलोगे, ये जो करंट देखो बेटा, ये करंट लाइन करंट बोला जाता है इसको, है ना, लाइन करंट, लाइन करंट सर डिक्रीज होता है, लाइन करंट डिक्रीज होता है एंड पावर फैक्टर इंक्रीज होता है। तो हम कमेंट क्या कर सकते हैं कि कैपेसिटर लगाने से क्या डिक्रीज होता है, तो आप बोलोगे सर लाइन करंट डिक्रीज होता है एंड पावर फैक्टर इंक्रीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता जाता रहता है। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, पावर फैक्टर सर इंक्रीज होता है बट लाइन करंट डिक्रीज होता है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यस, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। देखो यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प इज यूज्ड इन अ स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स स्टेडियम में कौन सा लैम्प हम यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको ना एक याद रखने का तरीका बताता हूँ। तो स्पोर्ट्स में क्या यस है, स्टेडियम में भी यस है, तो सोडियम वेपर लैंप, यस से याद रखना बेटा, सोडियम वेपर लैंप, यस यस, ये याद रखना। स्पोर्ट्स में जितने भी स्टेडियम्स होते हैं, स्टेडियम में हम सोडियम वेपर लैंप यस यस से याद कर सकते हो, है ना। जैसे ट्रिपल आर आया था ना मूवी, वैसे आप यस यस यस, वो साउथ इंडियन मूवी आपने देखा होगा, भानु प्रताप सिंह, है ना, हम बचपन में थे तब देखा करते थे। तो ये कैसे यस यस यस, सोडियम सॉरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोडियम वेपर लैंप, यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, ठीक है ना। यस, अब ये जो बाकी हर जगह पर कौन कौन से लैंप कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं, इसके लिए मैंने टेबल प्रोवाइड किया है, ये भी आपको हेल्प करेगा, देखे ना, देखना है ना। सोडियम वेपर लैंप जो है वो स्टेडियम एज वेल एज रोड लाइन और पार्क में यूज किया जाता है, ठीक है, ये याद ही रखना पड़ेगा आपको। इन जनरल स्टेडियम में पूछा जाता है बट पता होना चाहिए, सोडियम वेपर लैंप स्टेडियम रोड लाइट या तो पार्क में यूज किया जाता है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो आपके घर में होती है ना, तो वो हम कहाँ कहाँ पर यूज कर लेते हैं, देखो कमर्शियल यूज मतलब आपके घर में, देन हम क्लासरूम में भी यूज करते हैं, जिस क्लास में आप बैठे होंगे कॉलेजेस में, है ना। इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है, जो ट्यूब होती है वो, है ना। इनकैंडेसेंट लैंप जो बड़ा वाला बल्ब होता है रेड कलर का, है ना, बचपन बचपन में देखा होगा आपने। तो ये टेबल लाइट जहाँ पर आप टेबल टेबल टेनिस खेलते हो, कैरम खेलते हो, है ना,
हॉल्स में या तो बेडरूम में हम इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। एंड हेलोजन लैंप जो है ये ट्यूब लाइट्स, ऑटोमोबाइल लाइट्स में हम यूज कर लेते हैं। बिल्कुल, ऑटोमोबाइल जो आपके कार रहेंगे, बाइक रहेंगे, उसके हेडलाइट में बेटा ये हेलोजन लैंप होते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। यस, तो सोडियम वेपर लैंप के ये वाले एप्लीकेशन, फ्लोरेसेंट के ये, इनकैंडेसेंट के ये वाले, एंड हेलोजन लैंप के आप देख सकते हो। इसको आपको देखना ही पड़ेगा, इसको रटना ही पड़ेगा, इसके लिए नो अदर ऑप्शन। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा कंसेप्ट से। क्या बोला है कि 3 लोड्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 3 लोड कनेक्टेड है पैरेलल में, और वोल्टेज इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, और 3 लोड है जिसमें कैपेसिटिव लोड इतना है एंड उसकी रिएक्टिव पावर इतनी है। मतलब कैपेसिटिव लोड की एक्टिव पावर इतनी है और उसका रिएक्टिव पावर इतना है। इंडक्टिव लोड की एक्टिव पावर इतनी, रिएक्टिव पावर इतनी, और एक रजिस्टिव लोड है उसके बस एक्टिव पावर ही रहेगी। देन बंदा बोल रहा है कि उसमें जो टोटल कॉम्प्लेक्स पावर जो होगी वो सर्किट की कितनी होगी। मतलब 3 लोड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंडक्टिव लोड के लिए देखेंगे, सॉरी सबसे पहले आप कैपेसिटिव लोड के लिए देखोगे, कैपेसिटिव कैपेसिटिव लोड के लिए देखेंगे। तो देखो, इसको मैं ना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो इसकी मैं जो कॉम्प्लेक्स पावर लिखूंगा S1, वो P1 प्लस, अब कैपेसिटिव लोड है तो हम प्लस नहीं लेंगे सर, माइनस लेंगे, Q1 कितना है भाई, तो वो है सर हमारे पास 10 माइनस J40। ठीक है ना, ये किलो किलो है तो मैं किलो नहीं लिखा। ठीक है, ये बात समझ में आई। यस, अब आपके पास क्या होगा बेटा, ये पहली केस। अब दूसरी चीज, इंडक्टिव लोड जो है, इंडक्टिव लोड जो है उसका यस मतलब कॉम्प्लेक्स पावर कितनी रहेगी, तो आप बोलोगे सर ये P2, इंडक्टिव है इसलिए प्लस J इंटू Q2। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, उसके लिए एक्टिव पावर दी गई 35 और रिएक्टिव पावर दी गई है प्लस J120। ठीक है ना, ये चीज बनी। देन उन्होंने पूछा है कि रजिस्टिव लोड, तीसरा लोड कौन सा है सर, रजिस्टिव, रजिस्टिव लोड। अब रजिस्टिव लोड जो है वो S3 है, जिसको आप बोलोगे सर P3। इसमें Q की वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको सपोज JQ3 बोलूँ, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो सर, ये आ जाएगा 15 प्लस J0 भी बोल सकते हो। तो याद रखना, जब भी हम टोटल रिएक्टिव पावर निकालेंगे, टोटल रिएक्टिव पावर निकालेंगे, वो रहेगी S1 प्लस S2 प्लस S3। बट जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तब उसमें रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ ऐड होगा। तो ये P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस जो भी चीज रहेगी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब ये प्लस माइनस आप अकॉर्डिंगली आप सॉल्व मतलब वेरी कर सकते हो। तो ये तीनों P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना आ जाएगा, 10 35 प्लस ये 15 प्लस J। पहला Q कितना था सर, -14, दूसरा सर 120, और ये था हमारे पास प्लस 0। ठीक है ना, ये आ जाएगा बेटा पूरा 60, और ये हो जाएगा प्लस J80। तो टोटल जो रिएक्टिव पावर, सॉरी टोटल जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर थी 60 प्लस 60, 60 प्लस J80 VA। तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट नहीं था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि एग्जांपल ऑफ कम्युलेटिव, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ कौन सा है। कम्यूटेटिव लॉ मैं आपको समझाता हूँ, ये बेसिकली क्या करता है, बस पोजीशन इंटरचेंज करता है, यही चीज है। जैसे कि सपोज यहाँ पर ए है, ए नहीं बोलेंगे हम, थोड़ा अलग वर्ड यूज करेंगे। सपोज यहाँ पर एक्स है, एक्स के बगल में वाई है, तो ये सेम ही है कि वाई यहाँ पर है और वाई के बगल में यहाँ पर एक्स आ जाएगा। मतलब पोजीशन इंटरचेंज करने से अगर वो दोनों चीजें सेम हो जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोजीशन इंटरचेंज करने से मतलब देखो, पहले फर्स्ट पोजीशन पर कौन था भाई, फर्स्ट पोजीशन पर एक्स था, एंड सेकेंड पोजीशन पर कौन था, वाई। कौन से पोजीशन पर है अभी, वाई है सर हमारे पास सेकेंड पोजीशन पर। अब क्या हुआ कि अब ये वाई एक्स जो वाई जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर आया, एंड सेकेंड पोजीशन पर कौन गया, ये एक्स गया, तो सेकेंड पोजीशन पर गया। अगर ये पोजीशन चेंज करने पर अगर इक्वल हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। अब हमें ऐसा ही लॉ देखना है यहाँ पर, जैसे कि अगर आप ऑप्शन सी में देखते हो, तो देखो ए बी है, इसको हम बी
ए बी लिख सकते हैं, है ना। गॉट इट एवरीवन। तो ए बी है जिसको हम बी ए बी लिख सकते हैं, तो यही एक कम्यूटेटिव लॉ है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन ये है कि लाइटनिंग इन रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स। रेस्टोरेंट्स एंड मॉल्स में हम किस प्रकार की लाइटनिंग, किस प्रकार का लोड है, बेसिकली इज द बेसिकली एग्जांपल ऑफ किस प्रकार का लोड। तो रेसिडेंशियल सॉरी आपके पास रेस्टोरेंट एंड मॉल ये आते हैं बेटा कमर्शियल लोड। कमर्शियल लोड है ये। इंडस्ट्रियल लोड मतलब जैसे कि शुगर फैक्ट्री हो गई, कोई माइल्स इंडस्ट्रीज हो गई, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये इंडस्ट्रीज में आ जाएंगे। डोमेस्टिक मतलब आपके घरोली 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 क्या बोलेंगे, घर के जो अप्लायंसेस है तो उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक लोड। एंड एग्रीकल्चर लोड मतलब आपके जो पंप होते हैं, वाटर पंप एंड ऑल, तो ये एग्रीकल्चर लोड में चले जाएंगे। तो कमर्शियल मतलब रेस्टोरेंट मॉल स्कूल, ये कमर्शियल लोड हो गए, है ना। तो ये बेसिकली कमर्शियल लोड है। तो ये क्वेश्चन आते हैं बेटा, आप बोलोगे सर नहीं, सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन उठाया मैंने, पूरे सिलेबस के हिसाब से, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि सर ये हमें नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है और वो ये है कि जनरल पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव बाय। जनरली हम पावर फैक्टर कैसे इम्प्रूव करते हैं, तो हमने अभी बोला था कि हम क्या करेंगे सर, शंट में कैपेसिटर लगाएंगे अकेला, एक अकेला कैपेसिटर लगाया जाता है शंट में, है ना। तो शंट में सर हमारे पास क्या होता है, कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, शंट में कैपेसिटर लगाया जाता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। शंट कैपेसिटर ओनली, सीरीज कैपेसिटर नहीं, शंट इंडक्टर नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज इंडक्टर नहीं, सीरीज पैरेलल कुछ भी नहीं, अकेला शंट में कैपेसिटर लगाया जाता है जिस लोड का आपको पावर फैक्टर इंप्रूव करना है, और वो भी लोड साइड में, है ना। अब यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिव लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव लॉ का कौन सा एग्जाम्पल है, अभी हमने कम्यूटेटिव लॉ के बारे में बात की थी, अब एसोसिएटिव लॉ के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब एसोसिएटिव लॉ मतलब मैं आपको ना नंबर से समझाता हूँ। जैसे कि आपके पास देखो 5 प्लस, ऐसा समझो कि 5 + 2 + 3, तो इसका रिजल्ट आप बोलोगे सर ये तो सर 10 हो रहा है। ध्यान से देखना, 10 हो रहा है। अब इस रिजल्ट को, या अगर ये 10 रिजल्ट आप ऐसा करके भी चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि सपोज आपने क्या किया, 5 + 2 का पहले एडिशन किया एंड देन उसमें आपने क्या किया कि सर 3 ऐड किया, अगर वो रिजल्ट सेम ही आ रहा है, जब सपोज आपने ऐसा किया कि 5 को एज इट इज रखा, देन आपने क्या किया कि 2 और 3 को ऐड किया, देन उसका आंसर अगर 10 ही आ रहा है, देन वही चीज है ना। मतलब आप कोई भी ऑपरेशन पहले करो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 5 + 3 इनका पहले ऑपरेशन कर लिया, देन आपने उसमें 2 ऐड कर लिया, वो भी आपको 10 ही मिलेगा। तो ये सभी चीजें क्या है, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। तो ये बेसिकली बेटा एसोसिएटिव लॉ ही है। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो दिस इज नथिंग बट योर एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ मतलब हमारे पास होता है, ऐसा समझ लो कि सीक्वेंस कोई भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सीक्वेंस कोई भी रहे, अगर हमारे पास रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सपोज डी देख रहे हो, तो देखो ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि ए प्लस, प्लस नहीं बोलेंगे इसको, ऑरिंग बोला जाता है बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से। ए और ए और विथ इन ब्रैकेट बी और विथ सी, ये हमारे पास सेम ही रहेगा। जब हम सबसे पहले ए एंड बी का भी ऑरिंग कर लेंगे एंड वो ऑरिंग अगर हम सी के साथ कर लेंगे, अगर ये सेम है तो हम उसको बोलेंगे ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। तो बेटा यही ऑप्शन उसको फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट वन। ठीक है, ये कम्युलेटिव लॉ था बेटा, ठीक है ना, ये वाला एसोसिएटिव लॉ है, प्लीज रिमेंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन ये बताया गया है कि 3 रेजिस्टेंसेस एट, सॉरी आर ए इज अ रेजिस्टेंस एट ए, आर बी इज एट रेजिस्टेंस एट बी एंड आर सी हमारे पास सी इन अ स्टार कनेक्शन में। कैसे स्टार कनेक्शन में, 3 रेजिस्टेंसेस है, एक आर ए है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये आर ए है जो कि ए से कनेक्टेड है। यस, अब ये एक दूसरा हमारे पास सपोज आर बी है जो बी से कनेक्टेड है ना। और एक रेजिस्टेंस हमारे पास कैसा है, आर सी एस, स्टार में कनेक्टेड, खुद खुद क्वेश्चन ने हमें बोला है, हम हमारे हिसाब से कुछ भी नहीं ले रहे, तो ये आर सी है। अब बंदा ये बोल रहा है कि आफ्टर द ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ डेल्टा, आप इसका कन्वर्जन किस में कर रहे हो सर, डेल्टा में कर रहे हो।
इसका कन्वर्जन आप किस में कर रहे हो सर, डेल्टा में कर रहे हो, मतलब आप एक डेल्टा बनाओगे। देन बंदा बोल रहा है कि इस डेल्टा में व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, मतलब बेसिकली आपको इस वाले ब्रांच की वैल्यू पूछी गई है। यहाँ पर जो भी ब्रांच होगी ना, इस वाले ब्रांच की वैल्यू आपको पूछी गई है कि ये आर डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी। तो मैंने अभी अभी बोला था कि आर डेल्टा जब भी हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, एडिशन करना है सर, प्लस हमें मल्टीप्लिकेशन करना है सर, डिवाइडेड बाय हमें अपोजिट से डिवाइड करना है, ठीक है ना। अब हम एडिशन किसकी करेंगे, जिससे ये ब्रांच एसोसिएटेड है, किससे एसोसिएटेड है, देखो ये सी एंड ए से एसोसिएटेड, हम इन दोनों का ही एडिशन करेंगे। हम क्या करेंगे सर, आर ए प्लस आर सी प्लस उन्हीं का ही मल्टीप्लिकेशन आप क्या करोगे, आर ए आर सी, और अपोजिट कौन सी वाली ब्रांच है, तो अपोजिट वाली ब्रांच ये है सर, है ना। तो हम डिवाइडेड बाय करेंगे आर बी, ठीक है ना। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होंगी। अब ऐसा क्वेश्चन कहाँ पर है, ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है कि आर ए प्लस आर सी प्लस इन ब्रैकेट आर ए आर सी डिवाइड बाय आर बी डिवाइडेड बाय यहाँ पर दिख रहा है आर ए आर सी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, प्लीज चेक इट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है देख लेते हैं। पावर कंजम्पशन बाय द प्योर इंडक्टर इज कनेक्टेड इन एसी सर्किट। मैंने अभी अभी बोला था कि प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर किसी भी प्रकार की पावर कंज्यूम नहीं करते, तो आप क्या बोलोगे, पावर कंजम्पशन ऑफ द प्योर इंडक्टर एज वेल एज फॉर द कैपेसिटर आल्सो इज जीरो, ठीक है ना। इसको अगर आपको समझना है तो देखो ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज है, और आपको पता है कि इंडक्टर के केस में करंट क्या करता है सर, लैग करता है, तो आप ये लैग दिखा सकते हो, और 90 डिग्री से प्योर करता है। तो ये देखो वोल्टेज इनटू करंट का ही प्रोडक्ट, यहाँ पर देखो वोल्टेज पॉजिटिव है बट करंट निगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये देखो ये पावर यहाँ पर निगेटिव, देन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव तो पावर यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर पावर निगेटिव, यहाँ पर पावर निगेटिव। तो पावर कंजम्पशन मतलब एवरेज पावर की बात होती, तो एवरेज पावर पूरे साइकिल में कितनी आएगी, तो आप सोचो ना, पूरे साइकिल में एवरेज पावर कितनी आएगी, तो देखो ये इतनी पावर ये पॉजिटिव थी, इक्वल एंड अपोजिट ये पावर यहाँ पर पॉजिटिव थी, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। देन ये वाली पावर निगेटिव और ये वाली पावर पॉजिटिव, तो इक्वल एंड अपोजिट पावर है, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो, है ना। निगेटिव पावर इज इक्वल टू पॉजिटिव पावर, तो एवरेज पावर इज जीरो, क्योंकि एवरेज पावर को ही हम क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर कंजम्पशन एक्टिव पावर का ही होता है ना, तो हो जाएगा जीरो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि प्योर इंडक्टर है भाई, तो फेज एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री, देखा दूसरा तरीका। तो आप क्या बोलोगे सर, एक्टिव पावर कंजम्पशन मतलब पी, तो वो कितना रहेगा सिंगल फेज सर्किट के लिए, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ आई, इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे सर, इंडक्टर में वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बच्चा बच्चा जानता है सर, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो आप क्या बोलोगे, एवरेज पावर इज जीरो, या फिर मैं बोलूँगा एवरेज पावर या फिर पावर कंज्यूम, यह हमारे पास हो जाएगा 0 वाट फॉर द इंडक्टर। दिस इज ऑल्सो हैपन विद द कैपेसिटर आल्सो, याद रखना ये इंडक्टर के केस में भी है ना। और सेम चीज अगर मैं बात करूँ तो बेटा, सेम चीज अगर मैं बात करूँ तो आप ना कैपेसिटर के भी केस में देखना कि वहाँ पर फेज एंगल आ जाएगा -90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप बोल सकते हो 90 डिग्री ले लो, क्योंकि लीड लैग आप बाद में लिख लेना, ठीक है 90 डिग्री। तो एक्टिव पावर कितना हो जाएगा, वी आर एम एस, अगेन वहाँ पर वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू अगेन कॉस ऑफ आई, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे, ये अच्छे से नहीं दिख रहा, तो आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव, तो आप ये भी देख लोगे 90 पुट करके ये 0 वाट ही आ जाएगा, तो पी एवरेज आपके पास हो जाएगा 0 वाट। गॉट इट एवरीवन, यस। तो ये भी बात जो हो रही है ना, ये तो ये भी आपके पास कैपेसिटर के लिए हो रही है, बट एक्टिव पावर याद रखना, एवरेज पावर जो रहेगी वो जीरो ही रहेगी फॉर बोथ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, बोथ यल एंड सी के लिए, ठीक है ना। यस, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। आप वेक्टर से भी मतलब सॉरी फेजर से भी सॉरी आपके ग्राफ से भी समझ सकते हो, या फिर मैथमेटिक्स से भी समझ सकते हो, बट एवरेज पावर बेटा आपके पास रेजिस्टेंस के केस में नॉट इक्वल टू जीरो, प्लीज रिमेंबर, पी एवरेज पावर इज वी आर एम एस आई आर एम एस, है ना,
which is not equals to 0 for resistive, for रजिस्टिव। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है ना। रेजिस्टेंस के लिए नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी फिर रेजिस्टेंस के लिए? ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, या तो वी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन, अभी इसमें भी ये डायग्राम नहीं दी गई है, आपको समझाने के लिए मैंने रखी है। अब ये केबल से क्वेश्चन है। इन अ केबल ऑफ द कंडक्टर डायमीटर, कंडक्टर ये वाला है, उसका डायमीटर उन्होंने दिया है छोटू वाला डायमीटर स्मॉल डी, एंड ओवरऑल डायमीटर सीध को इंक्लूड करके पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को यूज करके ओवरऑल डायमीटर उन्होंने दे दिया डी, छोटू डायमीटर है उनका डी, ऐसा उन्होंने बोला है। देन उन्होंने क्या बोला कि मैक्सिमम स्ट्रेस हमें कहाँ देखने को मिलेगा। तो अगर आपने थ्योरी सेशन अगर मेरा यूट्यूब का देखा होगा, जो कि सिलेक्शन सीरीज फॉर द महा ट्रांसको का है, तो बेटा वहाँ मैंने दो चीज़ें आपको बताई है कि जो कंडक्टर का सरफेस होता है ना इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ हमें जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है ये मैक्सिमम दिखाई देता है। और ई मैक्स को ही किसी किसी बुक में बेटा जी से भी नोट किया जाता है, जी मैक्स से दिखाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या मिलता है, तो आपने अगर देखा होगा तो जी मैक्स या फिर ई मैक्स जो भी बोलना चाहो, तो मैं ई प्रेफर करता हूँ। तो ये आता है बेटा हमारे पास वी अपॉन, है ना, वी अपॉन मैक्स कहाँ पर आएगा, आर इंटू लॉग टू द बेस, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर आर बटे आर आ जाएगा, ठीक है ना। यस, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यस, और यही अगर मुझे डायमीटर के फॉर्मेट में अगर लिखना है, तो आप जी मैक्स को क्या लिख सकते हो, तो रेडियस डिवाइड रेडियस का हाफ होता है ना, तो ये हो जाएगा 2v अपॉन 2v इंटू यहाँ पर अभी आ जाएगा डी स्मॉल डी, है ना, तो लॉग ऑफ कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ठीक है ना। यस, ये वाला फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, तो ये फार्मूला बना है। यस, अभी आपने इस आर को एक बार देख लेना, मेरे हिसाब से कैपिटल डिवाइड बाय स्मॉल आर ही है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट दिस आर आर, बट लॉग तो है, बट ये एक बार देख लेना। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कैपिटल आर डिवाइड बाय आर आई एम करेक्ट, बट एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या बोलोगे, देखो कि उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कहाँ पर रहेगा, तो एक तो चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जो मैक्सिमम होता है वो होता है सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये कहाँ पर रहेगा, लिख के देता हूँ, सरफेस ऑफ द कंडक्टर, है ना। और मिनिमम का भी स्ट्रेस पूछा ना बेटा, तो वो इस सीध पर होता है, यहाँ पर मिनिमम स्ट्रेस रहेगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा ई मिनिमम, मिनिमम स्ट्रेस सरफेस पर सीध के सरफेस पर होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि जैसे जैसे हम कंडक्टर के दूर जा रहे, देखो मैक्सिमम स्ट्रेस से मिनिमम स्ट्रेस पर जा रहे। और अगर किसी ने पूछा कि इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, तो ई मैक्स के बराबर ही आपके पास वो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होता है और कांस्टेंट होता है। मतलब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, टिल द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस इज अ कांस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। एंड जैसे जैसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस कम कम होता जाएगा, तो देखो कम कम होता जा रहा है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो सरफेस ऑफ कंडक्टर पर मैक्सिमम मिलेगा। और उन्होंने यही चीज नहीं दी है, बट ये जो इजी जो रहेगा या फिर ये जो ई मैक्स रहेगा उससे एसोसिएटेड उन्होंने कुछ चीजें भी दी है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है बेटा, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या लगा सकते हो, ऑकर्स ऑन द कंडक्टर सरफेस एंड प्रोपोर्शनल टू द 1/d, ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट वन। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये एक क्वेश्चन है आपके सामने कि लक्स इज अ यूनिट ऑफ, लक्स किसका यूनिट है, किसका इसका फिजिकल यूनिट क्या रहेगा, है ना। तो आपने वो छोटा सा एडवर्टाइज देखा होगा, सौंदर्य साबुन निरमा, है ना। तो लक्स साबुन का ही मेरे हिसाब से ना, सॉरी वो निरमा का था, लक्स साबुन का भी एक ऐड हुआ करता था बचपन में, है ना। तो लक्स किसका यूनिट है, तो बेटा लक्स जो है वो इल्यूमिनेशन का यूनिट है। ग्लो जो बोलते हैं ना, जो एक्ट्रेस होती थी, वो लक्स साबुन का नाम इसीलिए रखा था क्योंकि वो यूज करने से ग्लो मिलता था उनको, है ना, थोड़ा सा इल्यूमिनेशन मिलता था, ठीक है। तो ऐसा समझ लो कि लक्स किसका यूनिट है भाई, लक्स आपके पास इल्यूमिनेशन का यूनिट है। तो अगर आपको यूनिट याद रखने, तो इसके लिए मैं टेबल प्रोवाइड करा देता हूँ। देखो ल्यूमिनेंस एनर्जी का यूनिट ल्यूमेन सेकेंड है, ल्यूमिनेंस फ्लक्स या फिर ल्यूमिनेंस पावर का ल्यूमेन है ना। और ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी मैंने अभी बोला था कैंडेला, आप याद कर सकते हो LIC, है ना। ल्यूमेंस का यूनिट है कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। इल्यूमिनेशन सॉरी इल्यूमिनेंस का यूनिट है लक्स, इल्यूमिनेंस या फिर इल्यूमिनेशन आप बोल सकते हो, है ना। यस,
और ल्यूमिनेंस एडमिटेंस का यूनिट है लक्स ही, इसका भी एक वही इमिटेंस का वही यूनिट है। ल्यूमिनेंस एक्सपोर का यूनिट है लक्स सेकेंड, है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं यूनिट आपको बताता हूँ कौन कौन से याद रखने हैं। तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये एक आपको पूछा जाता है बेटा, ये एक ल्यूमिनेंस फ्लक्स का भी यूनिट ल्यूमेन आपको याद रखना है, एंड ल्यूमेंस का भी यूनिट आप, ये 4 यूनिट आपको याद रखना है। बाकी ये पूछेगा नहीं पूछेगा, और वर्स्ट केस में अगर पूछेगा तो ये पूछेगा। लास्ट के जो 2 यूनिट है आपको नहीं पूछेंगे जितना मुझे लग रहा है, बट ये बेटा ये 5 यूनिट आप याद करके रखना, ये यूनिट आपको पूछे जाते हैं, है ना। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कई बार पूछा जाता है, तो इसको मैं 2-3 स्टार और लगा देता हूँ। तो इसका यूनिट क्या रहेगा फिलहाल, तो इल्यूमिनेशन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, मेरे हिसाब से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। साइनोसॉइडल वोल्टेज, वोल्टेज जो वोल्टेज दिया गया है वो है 50 साइन ऑफ ओमेगा टी इज अप्लाइड टू द आरएल सर्किट। एक आरएल सर्किट पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है, और वहां पर जो करंट जा रहा है वो है 25 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 53 डिग्री, है ना। ये इतना वहां पर आपके पास करंट जा रहा है। तो इन दोनों में देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो हम इसका फेज एंगल निकाल सकते हैं। और देखो इसका एंगल 0, इसका 50, तो हम क्या कर सकते हैं, एंगल कितना आ जाएगा 53 का फेज डिफरेंस आ जाएगा सर, है ना। 53 का फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज एंगल कैसे निकालते हैं हम, फेज एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस फेज एंगल ऑफ करंट। तो वोल्टेज का फेज एंगल कितना था 0, और करंट का फेज एंगल सर -53 डिग्री, तो आप कितना बोल सकते हो सर, ये आ जाएगा 53 डिग्री हमारे पास फेज एंगल। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उन्होंने बोला कि एपरेंट पावर, अरे इसकी जरूरत भी नहीं थी, एपरेंट पावर ही पूछी उन्होंने कि लोड कितना, एपरेंट पावर टू द लोड कितना रहेगा। तो एपरेंट पावर मतलब कौन रहता है, एस, है ना। तो वो क्या होता है सर, वी आर एम एस आई आर एम एस, है ना। ये बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वी आर एम एस आई आर एम एस, क्योंकि हम वोल्टेज इंटू करंट अगर लिख देना तो आप सीधा सीधा ये चीज लोगे, क्योंकि ये वाला जो वोल्टेज है बेटा ये मैक्सिमम वोल्टेज है। प्लीज रिमेंबर, ये वाला जो करंट है ये मैक्सिमम करंट है, बट हमारे पास यहाँ पर आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट चाहिए। इससे गलती होती है, लोग सर बहुत सारे लोग ना 25 मल्टीप्लाई बाई ये 50 कर लेते हैं, तो ऐसी भी गलतियां कर लेते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम वोल्टेज जो भी रहेगा, लेट मी राइट इन अ प्रॉपर वे, वी मैक्स डिवाइड बाय हमें √2 करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, आई मैक्स डिवाइड बाय √2 करना पड़ेगा। तो बस पुट कर दो यहाँ पर सभी चीज़ें, तो आप कितना बोलोगे, 50 डिवाइड बाय √2 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय √2, तो आप कितना बोलोगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय ये 2, है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, ये हो जाएगा सर 25, और ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है 725। अब वी ए रहेगा सर ये, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये जो फेज एंगल निकाला है, अगर आप चाहो तो यहाँ से एक्टिव रिएक्टिव पावर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इस सर्क्यूट में ना पी भी निकाल लो भाई, जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई, और आप ना क्यू की भी वैल्यू मुझे बता देना, जिसका फॉर्मूला रहेगा वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू साइन ऑफ फाई। ये प्रैक्टिस कर लेना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं था, इतने ही थे शायद से क्वेश्चन, है ना। तो होपफुली आपने ये क्वेश्चन एंजॉय किए रहेंगे। यस, सेशन अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो, है ना। और सेशन सच में अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी करो भाई, देन आप कमेंट भी करो कि आप अपकमिंग सेशन में क्या चाहते हो, और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप और आपके दोस्त एक साथ एक ही एग्जाम में एक ही जगह पर अगर जॉब करना चाहते हैं, तो ये सेशन आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, सो दैट वो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इस समय में बहुत सारे लोग कोचिंग क्लासेस वाले लोग आपको बहुत कॉस्टलियर वे में चीज़ें प्रोवाइड करता है, क्योंकि बस नई रिक्रूटमेंट आई है तो भाई एक कोर्स लॉन्च कर दो, वो कोर्स लॉन्च कर दो, बस पैसा निकाला जाएगा। बट इस चैनल पर आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है ना। यस, और वो भी अच्छे वे में मिल रही है। तो आप अगर दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को शेयर करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। साथ ही साथ अगर आप कमेंट करोगे तो आप मेरे से कनेक्ट हो, ये मुझे समझ में आएगा। और लाइक कर दोगे तो भाई साहब
ये मुझे मोटिवेशन देगा, ठीक है ना? यस। उसके साथ साथ ही अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो जहाँ पर आपको मिलेंगे इस सेशन के पीडीएफ, और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे कल, है ना? एक दिन के बाद मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? सो दैट आप इजीली सभी चीज़ें रिवाइज भी कर सको और आपको सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, है ना? ये सेशन मैंने डेडिकेटेड रखा है बीएमसी के लिए, बट मैं आपको बता दूं, अगर आप ट्रांसको सॉरी जनको, ट्रांसको, डिस्कॉम या फिर कोई एई जेई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वह उसके लिए भी आपको मतलब ये जो सेशन है हेल्प करेंगे, है ना? तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।